सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इसके पहले की वीडियो में मैंने कुछ बताया था कि कौन सी पैथी अच्छी है, किस प्रकार की दवाइयों को प्रयोग करना चाहिए और मूलभूत अंतर क्या है। हमारा शरीर जो कि एक जैविक मशीन है, इसकी क्रियाएं, इसकी कार्यशैली अपने आप में एक अनूठा विषय है। वैसे तो एक डाइट होनी चाहिए कि कितना आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितनी वसा लेनी है, शरीर में कितना मिनरल जाना चाहिए, शरीर में कौन कौन सी विटामिन कितनी मात्रा में जानी चाहिए, शरीर में पानी कितना जाना चाहिए, शरीर में ऑक्सीजन कितनी जानी चाहिए। इन सब का एक सिस्टम है और जब ये व्यतिक्रम होता है इसमें, जैसे आप कहेंगे कि हवा कैसे लेंगे। हवा का तात्पर्य है कि फेफड़े पूरे फूलने चाहिए। जब आप हवा लेते हैं पूरे शरीर में, इस फेफड़े के द्वारा ही जब हवा जाती है, फिर ये जो है रक्त ये धमनियों के द्वारा, शिराओं और केशिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रकीर्णन होता है। अगर ये कम जाने लगी किसी कारण से तो दिक्कत होगी, असामान्य होगा। पानी कम पिएंगे तो भी, चूँकि शरीर में 75% से ज़्यादा आपके पानी है, अगर उसकी आपूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा, शरीर पानी मांगेगा, ऐंठन होगी, शरीर में प्यास लगेगी, कई उपसर्ग पैदा हो जाएंगे, मूर्छा भी हो सकती है, यहाँ तक कि पानी की कमी से मृत्यु भी हो सकती है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, जिसे आप शुगर कहते हैं। शुगर भी कई प्रकार से प्राप्त होती है। तो वैसे भी गेहूं में, चावल में, अन्य खाद्य पदार्थों में शुगर पर्याप्त मात्रा में होती है, तो अलग से शुगर लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अल्प मात्रा में गुड़ इत्यादि तो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, गुड़ में पोटेशियम होता है, शरीर को लाभ करेगा। पर जो सफ़ेद चीनी है लेते हैं, वह अगर परमानेंट आप लेंगे तो शुगर के मरीज बन जाएंगे, और जब शुगर के मरीज बन जाएंगे, क्रमशः पूरे शरीर में सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। इसी प्रकार से प्रोटीन, वसा का भी उदाहरण मान लीजिए। वसा की कमी है तो शरीर दुबला पतला होगा, प्रोटीन की कमी है तो भी शरीर दुबला पतला होगा, ज़्यादा हो जाएगी शरीर मोटा होगा, थुलथुल होगा, किसी काम का नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि जो दवाइयाँ हैं, प्राण रक्षक दवाइयाँ, बहुत ही ज़रूरी होने पर ही दवाइयों को प्रयोग करना चाहिए। अब शरीर में अगर विटामिन सी की कमी हो रही है तो कुछ दिनों तक अगर मेडिकल सुपरविजन में आप किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं और विटामिन सी का प्रयोग करते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं या टेबलेट के रूप में ले लेते हैं, पाउडर के रूप में ले लेते हैं, फौरी तौर पर तो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा आजकल ऐसा तो नहीं है कि किसी को दवा की ज़रूरत न पड़ी हो, किसी के इंजेक्शन न लगे हों, किसी की बोतल न चढ़ी हो, यानी कि नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन, या DNS, D5, D10
फ्रुक्टोडेक्स इत्यादि के नाम से सैलाइन आती है, जिसमें शुगर का मिश्रण और कैल्शियम क्या बोलते हैं, नमक, सोडियम क्लोराइड का मिश्रण होता है, और भी दवाइयाँ डाली जाती हैं। तो जब आपको बोतल चढ़ती है तो आपको लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, बहुत ही जल्दी मिनटों में आराम आने लग जाता है। मिनटों में आपको बिल्कुल ऐसा लगता है मैं ठीक हो गया हूँ। ये रॉकेट साइंस है कि तुरंत शरीर में इंजेक्ट करके नसों में बोतल चढ़ा दी गई। तो जान बचाने के लिए तो ये प्रक्रिया ठीक है, लेकिन इसके बाद सारा का सारा डाइट से लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हॉस्पिटल से निकल करके लोग मर क्यों जाते हैं? क्यों मर जाते हैं? क्योंकि हॉस्पिटल में जाने पर इतनी दवाइयों का प्रयोग अनाप शनाप कर दिया जाता है। उस समय उनको ये लगना चाहिए कि मरीज 2-4 दिन में ठीक हो गया, शीघ्रतम लाभ चाहिए। वहाँ तो ठीक दिखता है, जिस तत्व की कमी है वो तत्व भी दे दिया, ताकत आ गई। बाद में जब मरीज घर आ जाता है वो ट्रीटमेंट तो उसका नहीं रहा, कुछ दिन गोलियां कैप्सूल दे करके काम चलाते हैं। लेकिन क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि जिस शरीर हमारा है, अगर ये चलता फिरता रहेगा, इससे मेहनत करोगे, वो चीज़, जिस चीज़ से आप काम लेंगे वो चीज़ मजबूत होगी। हाथों से काम लोगे, हाथ मजबूत होंगे। पैदल चलोगे, पैर मजबूत होंगे। मोटा जोटा खाओगे, पेट मजबूत होगा। जीभ के स्वाद में ना पड़ करके स्वास्थ्य के लिए खाओगे, ठीक रहेगा। और इस दिमाग पर अगर दबाव डालते रहेंगे आप, तो ये दिमाग आपका क्रियाशील बना रहेगा। अन्यथा जिस चीज़ से आप काम नहीं लेंगे वो काम आपकी करने बंद हो जाएगी। ध्यान रखें। अब दवा के द्वारा जब आपने ऊपर से दवा पहुंचा दी, आपको फायदा दिखने लगा। शरीर के अंदर जो एक ऐसी प्रकृति है कि वो अपने आप में रहस्यमय गुण समेटे हुए है, उसको जब बाहर से सहायता मिल गई तो उसकी अपनी जो वो फैक्ट्री है, अपनी जो प्रक्रिया है वो रोगों से लड़ने की, उसको बंद कर देता है या स्लो कर देता है, क्योंकि उसको बाहर से आपूर्ति हो रही है। बार बार ऐसा करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, बेकार हो जाती है। यही है। अब जो एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं, ड्रग्स होती हैं, आपने देखा होगा कि देखिए कोई एंटीबायोटिक दवा है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप पेनिसिलिन को ले लीजिए, टेट्रासाइक्लिन को ले लीजिए, उसमें भी खराबी आ जाती है। टेट्रासाइक्लिन के इंजेक्शन को अगर आप खुला करके रख दें तो 3 दिन में वो काला पड़ जाएगा और यूजलेस हो जाएगा, उसमें भी संक्रमण हो जाता है। इसी प्रकार से किसी कैप्सूल को खोल के रख दें, 2 दिन में खराब हो जाएगा, क्योंकि वो बना ही फंगस से है, फफूंदी से बना हुआ है। यानी उसमें भी जो उसके गुण हैं खुले में रख देने से खराब हो जाएंगे। अब देखिए वो शरीर में एक जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर के भीतर स्थित कीटाणुओं को, जीवाणुओं को नहीं मारती। वो क्या करती है,
आपके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको इंक्रीजमेंट कर देती है, उसको बढ़ा देती है, और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही उस रोग को विनाश कर देती है। अब अगर हम हवा, पानी, कसरत, प्राणायाम इत्यादि का सहारा लें, संतुलित मात्रा में भोजन करें, संतुलित मात्रा में वायु का सेवन करें, जल का सेवन करें, तो कोई कारण नहीं कि हम स्वस्थ न रहें। शरीर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो अपने आप में इतनी प्रखर होगी कि उस सारे रोगों का समूल नष्ट कर देगी। अभी आपने देखा कि भारतवर्ष में अभी एक नया प्रयोग चला है कोरोना के रोगियों के लिए। जब कोई दवा काम ही नहीं कर रही है तो जो लोग कोरोना से ठीक हुए वो अपने आप ठीक हो गए। उनको सपोर्टिव दवाइयाँ दी जाती रहीं जो किसी काम की नहीं, क्योंकि वायरस मरता नहीं। अब क्या हुआ कि जब शरीर में ये प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति के खून में, उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगे। अब जो लोग ठीक हो गए, उनके रक्त को लेकर के उनका प्लाज्मा निकाला गया और दूसरे व्यक्ति के शरीर में उनको इंजेक्ट कर दिया गया, वो भी ठीक हो रहे हैं। जैसे आप एंटी स्नेक सीरम जो होता है, सांप काटने का जो सीरम होता है, सांप काटने पर जो लगाया जाता है नसों में, कैसे बनता है? एक स्वस्थ घोड़े को उचित मात्रा में सांप का जहर उसके शरीर में इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है। इतनी मात्रा में लगाया जाता है कि घोड़ा मर न जाए। फिर उसको इलाज किया जाता है, फिर उसको इंजेक्शन लगाया जाता है जहर का, फिर इलाज किया जाता है, फिर जहर लगा कर इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर इलाज किया जाता है। लगभग 1 से 1.5 महीने में उस घोड़े के शरीर में एंटीबॉडीज बन जाते हैं उस जहर के, यानी जहर का प्रतिरोधक एक जहर तैयार हो जाता है जो जहर को मारता है। अब उस घोड़े के शरीर से रक्त निकाल करके उसका सीरम निकाल लेते हैं, प्लाज्मा निकाल लेते हैं। जब कोई सांप किसी को काटता है, उस सीरम को उसके शरीर में इंजेक्ट करके उस रोगी की जान बचाई जाती है, रोग ठीक हो जाता है। तो शरीर ने स्वयं ही वो क्षमता जो है उसको विकसित कर ली। ये मनुष्य की क्षमता है। और ये भी देखिए, अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि कोरोना में जो शुगर के रोगी हैं या टीबी के रोगी हैं, श्वास के रोगी हैं, जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, कमज़ोर हैं, उनको ये ज़्यादा जल्दी पकड़ेगा। स्वस्थ आदमी को ये नहीं होगा। यानी कि अगर आपके शरीर में ऊर्जा है तो ये आप पर इसका प्रकोप नहीं होने पाएगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ करके उसको समाप्त कर देगा। तो हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही बढ़ाना है। इसके लिए अब जो सैचुरेटेड फॉर्म में जो दवाइयाँ होती हैं उनका प्रयोग बहुत ही ज़रूरत होने पर अल्प मात्रा में डॉक्टर के निर्देशानुसार कर लेना चाहिए।
पर बार बार उनका प्रयोग करना आप लोग देखते होंगे, जब बार बार आप उन दवाइयों का प्रयोग करते हैं, एक दिन वो आता है जब वो दवाइयाँ बेअसर हो जाती हैं, काम नहीं करती। यानी कि उस दवा के प्रतिरोध में शरीर ऐसी क्षमता प्राप्त कर लेता है कि फिर उन दवाइयों का असर नहीं होता है। और देखिएगा कि एलोपैथ की दवाइयाँ हैं, रोज नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, पुरानी दवाइयाँ बैन हो रही हैं या पुरानी दवाइयाँ खत्म हो रही हैं, नई नई दवाइयों का आविष्कार हो रहा है। क्यों? एक दवा कुछ दिनों काम करने के पश्चात जब वो रिजल्ट नहीं देती, तब उससे तेज दवा बनाई जाती है दूसरी। जब तेज दवा लगा दी गई या खिला दी गई तो छोटी दवा काम नहीं करती। इसलिए बार बार अनुसंधान चलते रहते और नई नई दवाइयाँ आती रहती हैं। यानी कि जो ये एलोपैथ की दवाइयाँ हैं, ये किसी भी रूप से कारगर नहीं है। जो दवा आज सबसे अच्छी मानी जा रही है, 5 साल बाद वो दवा बिल्कुल बेकार मानी जाएगी, उसका प्रयोग बहुत ही अल्प मात्रा में होगा और उस दवा को उसमें कुछ विपरीत लक्षण भी पैदा करेगी, तो उस दवा को बैन भी किया जा सकता है। अब दूसरी जगह आ गया, जो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, चाहे वो घोट पीस करके बनाई जाएं, चाहे रस, भस्म, तिले, कुस्ते इस रूप में, तेल के रूप में, चूर्ण के रूप में, किसी रूप में अगर दवा बन रही है, ये दवाइयाँ आदिकाल से चल रही हैं, आज भी चल रही हैं और आदि ये अभी हजारों लाखों साल चलेंगी। पर कभी ऐसा नहीं होगा कि ये दवाइयाँ बेअसर हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? ये आपके शरीर के अनुरूप कार्य करती है। जैसे नहीं कहते इको फ्रेंडली, वैसे बॉडी फ्रेंडली होती है दवा। होम्योपैथ की दवाइयाँ और भी जो पैथी की दवाइयाँ हैं या और भी क्रियाएं हैं, उनको कितना भी आप दे लें, उनमें ना तो उपसर्ग से पैदा होते हैं जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचावें, ना ही ऐसा कुछ होता है कि वो किसी दिन बेअसर हो जाएंगे, कतई नहीं होता। अंग्रेजी दवाइयों की तो एक्सपायरी डेट होती है। आसो, अरिस्ट इत्यादि जो होते हैं या होम्योपैथ की जो दवाइयाँ होती हैं, उनमें आप देखते होंगे कि कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर आपको 50 साल पुराना भी कोई आसो या अरिस्ट मिल जाए, 100 साल पुराना मिल जाए, तो वैद्यगण कहते हैं, लिखा भी है कि ऐसे आसो अरिस्ट को आप प्रयोग कर सकते हैं, वो अधिकतम लाभ देगा। जितना पुराना हो जाएगा उतना ही वो गुणकारी हो जाएगा। यानी कि समय के साथ बढ़ते बढ़ते इनसे गुण निकलता नहीं, खत्म नहीं होता, इनमें गुण की अभिवृद्धि हुआ करती है। तो इसलिए वीडियो विस्तार ले रहा है, ज़्यादा हो जाएगा। आप लोगों को छोटे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो यहीं पर इसको विराम देते हैं। आप लोगों की मंशा पर जब आप लोग कमेंट के द्वारा पूछेंगे तो या कहेंगे तो आगे और इस संबंध में वीडियो बनाए जाएंगे, बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई बात अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव।